यक्स, आपको बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस स्पीक्स प्रोग्राम के अंदर में। थैंक यू सर। एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि ऑल इंडिया में 6th रैंक आपने प्राप्त किया है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2021 का। थैंक यू सो मच सर। मेरे ख्याल से अभी तो सारे सेलिब्रेशन का टाइम चल रहा होगा। हाँ, अभी थोड़ा चल रहा है, खुशी का माहौल है घर में भी, तो अच्छा लगता है सब। सक्सेस के साथ आपको इतने अच्छे रैंक की उम्मीद थी क्या यक्स इस बार? सर उम्मीद तो नहीं थी, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई रहता है और पता नहीं चलता है कि कौन सी चीज़ें एग्जाम में काम करेंगी, कौन सी चीज़ें नहीं काम करेंगी। राइट। तो इतना एक्सपेक्टेशंस तो नहीं थी, पर थोड़ा सा लग रहा था कि इस बार लिस्ट में शायद नाम आ जाए, कुछ कोई सर्विस मिल जाएगी, थोड़ा रैंक इधर उधर होके, बट इतनी अच्छी रैंक की उम्मीद नहीं थी। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन कहाँ थे आपको? सबसे पहले किसने बताया आपको रिजल्ट? सर मैं तो घर पे था, मेरे दो दोस्त लविका और अभिषेक, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि मेरा इंटरनेट घर पे नहीं आ रहा था, बताया कि आपका 6 रैंक आ गया। मुझे तो एकदम से ट्रस्ट नहीं हुआ, भरोसा नहीं हुआ। लगा कहीं मजाक तो नहीं बना रहे लोग? मैंने उनको बोला कि भाई तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ। उन्होंने मुझे पीडीएफ भेजा, मैं पीडीएफ में ही बोला यार तुमने एडिट करके मुझे दिया है। अच्छा। उसके बाद जब उन्होंने बाकी लोगों के कॉल्स आने शुरू हुए और दोस्तों के, तब पता चला कि हाँ भाई रियल में रैंक आ गई है अभी। हाँ, पार्ट टाइम लगा होगा इंटरलाइज करने में, कितना बढ़िया रैंक मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। कि रियली सच्चाई है सामने आ गई। बट खैर आपकी मेहनत बड़ी शानदार रही है। ये आपका तीसरा अटेम्प्ट था और 3 अटेम्प्ट के अभी एक सफ़र एक बड़ा इंटरेस्टिंग था। इसकी डिटेल चर्चा और आपकी स्ट्रेटजी के करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपके ऑडियंस के लिए जानना चाहूँगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है, फैमिली का, कहाँ से रहने वाले हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है? सर मैं अमरोहा के गांव का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मुरादाबाद मेरठ के पास में। और मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरे पापा जी, दादाजी और जो भी मेरा लीनिएज रहा है वो सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड रहे हैं। बहुत अच्छा है। मेरा भाई और मेरे पापा जी भी एग्रीकल्चर से ही उसी में इंगेज हैं अभी। मैंने मेरा एजुकेशन सारा अमरोहा से किया। 8th क्लास तक मैं हिंदी मीडियम में था। 8 to 12th क्लास मैंने इंग्लिश मीडियम से किया, उत्तर प्रदेश बोर्ड से। राइट। उसके बाद मैंने IIT गुवाहाटी से सिविल इंजीनियरिंग किया और उसके बाद मैंने प्रिपरेशन किया और 4-5 साल प्रिपरेशन के बाद अभी मेरा सिलेक्शन हुआ है सर। बहुत ही बढ़िया, एक इंटरेस्टिंग सफ़र जो आपके जैसे जो बच्चे जो फ्यूचर में गांव से जुड़े हुए हैं, किसान फैमिली से जुड़े हैं, उनके लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं आप। लेकिन ये जो सफ़र है कोई साधारण नहीं है कि जो आपने जितना आराम से बताया कि ऐसा हुआ और हम चले गए, वहाँ से गांव से लेकर के IIT तक और भी IIT गुवाहाटी में पहुँचने का सफ़र अपने आप में ये शो करता है कि कितना आपने अपनी मेहनत से, लगन से इसको पूरा किया होगा। लेकिन यक्ष, क्या आपने तुरंत IIT के बाद सीधे एग्ज़ाम में लग गए या कोई जॉब वगैरह भी किया थोड़े समय के लिए? सर मैंने कॉलेज के बाद सीरियसली इसी की तैयारी शुरू की। कॉलेज में भी थोड़ा थोड़ा मैं करता था, बट कॉलेज के बाद मैंने सीरियसली फुल टाइम प्रिपरेशन किया UPSC का। और जैसे मैंने बताया 4-5 साल हो गए, अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत सारे फेलियर्स भी बहुत सारे मिले। 2 बार पहले प्रीलिम्स नहीं हुआ, फिर इंटरव्यू दिया तो फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद अब जाके तो बहुत सारा कुछ झेलने के बाद, कंसिस्टेंसी बनाए रखने के बाद जाके अभी ये रैंक आया है। उसके तो बहुत हमें आपसे जानकारी फ्यूचर पेरेंट्स के लिए चाहिए। लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि एक कहते कहा कि कॉलेज के समय में ही आपने तैयारी का सिलसिला शुरू कर दिया था, तो एक होता है ना द आइडिया कि किस करियर में जाना है। पहले जिसमें आप स्कूल में रहे होंगे उसमें आइडिया था कि मुझे इंजीनियर बनना है, जो नॉर्मली किसी भी फैमिली में, कॉन्शियस फैमिली के अंदर ये चीज़ आ जाती है कि इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। बट जो फर्स्ट सीड ऑफ बिकमिंग IAS वो कहाँ से आया? देखिए, जब मैंने सोचा पहली बार कि सिविल सर्विसेज करना है, सिविल सर्वेंट बनना है, तब मैं कॉलेज में था। जब 3rd ईयर 4th ईयर आता है तो एक इंटर्नशिप का कंसेप्ट होता है कि 3rd ईयर में इंटर्नशिप करनी है। तो तब मैं एक स्टार्टअप के साथ जुड़ा था, वहाँ पे मैंने कुछ दिन काम किया था, कुछ महीने। उसके बाद जब एज अ करियर चूज़ करने की बारी आई, तब मुझे लगा कि सिविल सर्विसेज मेरे लिए एक एप्ट करियर है, जहाँ पे मुझे जो पर्सनली मुझे चाहिए, मेरा पर्सनल ग्रोथ, प्रोफेशनल जो सेटिस्फैक्शन चाहिए वो तो आएगा ही आएगा, और समाज के साथ जुड़ने का, समाज के लिए काम करने का और समाज में बदलाव लाने का मुझे मौका मिलेगा। तो मुझे काम में इंटरेस्ट भी होगा और मेरा पर्सनल जो ग्रोथ है या प्रोफेशनल जो सेटिस्फैक्शन है वो भी मुझे मिलेगा। मुझे तो लगा इससे अच्छा मेरे लिए शायद कोई और करियर ऑप्शन नहीं है, तो मैंने सोचा कि सिविल सर्विसेज की तैयारी की जाएगा। एक प्रकार की बातें कई बार बहुत कैंडिडेट करते हैं, लेकिन होता उसका जो कन्विक्शन के साथ करता है और मोटिवेशन बना रहता है। तो थोड़ी सी इसकी जानकारी आपसे मुझे और चाहिए। जो आपने कहा कि मौका मिलेगा मुझे भाग लेने का, ठीक है, आमतौर पे जो पब्लिक के साथ में या डेवलपमेंट में
तो कहीं न कहीं इंसान के जब टेम्परामेंट कुछ मैच करते तभी तरह की बात है। अदरवाइज़ तो आजकल के नॉर्मली बच्चे सोचते हैं कि अच्छी अर्निंग हो जाए, अच्छा लाइफ़स्टाइल हो, अच्छी गाड़ी हो, है ना? ये सारा ऑप्शन आपको इंजीनियरिंग करने के बाद मिल भी गया था, आप चाहते देश-विदेश में कहीं जा सकते थे। लेकिन कोई तो चीज़ है जो आपको अट्रैक्ट कर रहा था कि नहीं मुझे पब्लिक में ही रहना है। तो ये क्या और कहाँ से डेवलप हो रहा था आपको ये? सर, पहली चीज़ तो ये, जब मैं जो मेरा पूरा गांव में मैं रहा अपने 12th क्लास तक, तो मैंने वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को काम करते हुए देखा, बहुत सारे ऑफिसर्स के साथ इंटरेक्ट भी किया। तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, बट मुझे पता था कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। राइट। जब मैं कॉलेज में गया तो मैं वहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट मैंने किया जो समाज से जुड़ी हुई चीज़ें थी। जैसे कि मैं वहाँ पे एक यूथ एम्पावरमेंट क्लब होता है, उसका मैं सेक्रेटरी था, मतलब उसका हेड था। और उस जो वो क्लब जो काम करता था उसमें कॉलेज के यूथ के लिए तो काम करते ही करते थे, जो कॉलेज के आसपास के लोग होते थे उनके लिए भी काम करते थे। राइट। और भी जैसे काउंसलिंग हुआ वहाँ पे, उन सब के साथ में भी है, जो सामाजिक कार्य थे उन सब से मैं जुड़ा हुआ था और मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। अभी जैसे आपने बताया कि मोटिवेशन शुरू में सबके अंदर होता है कि हमको समाज की सेवा करना है, बट जैसे आपने बताया कि सिलेक्शन के बाद हो सकता है कि लोगों का जो पर्सपेक्टिव है उसको लेके चेंज हो जाए। बट मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो सिलेक्शन हुआ है ये शुरुआत है, जो काम करना है वो तो आगे करना है। सिलेक्शन कभी हमारा मतलब एम था, क्योंकि हमें प्लेटफॉर्म देता है वो काम करने का, बट ये फाइनल गोल नहीं है हमारा। यहाँ से शुरुआत हुई है, मीन्स टू एन एंड है, और एंड हमारा है जो समाज के लिए काम करना है। अभी मैं आपको ऐसा कुछ प्रूफ तो नहीं दे सकता कि मैं करूँगा ही करूँगा, शायद आप माने भी ना उस चीज़ को, बट वो तो मेरा कन्विक्शन है और मुझे करना ही है, वो तो मेरा दृढ़ निश्चय है एकदम। बस यही चीज़ इंसान को एक ड्राइव देता है, क्योंकि जो सबसे बड़ा कन्विक्शन तो खुद का ही होता है इंसान का, वो बिलीफ सिस्टम आपको लेके जाता है कि मुझे करना है। और जब हम करते हैं तो लोग अपने आप विश्वास करेंगे। मैं अगर यहाँ पे कितना भी कुछ बोलूँ शायद लोग विश्वास ना करें, बट जब मैं आगे जाके सर्विस में जाके काम करूँगा तो मुझे किसी को प्रूफ देने की शायद ज़रूरत भी ना हो, तब लोग खुद ही विश्वास, जो मैं करना चाहता हूँ उस पर खुद ही विश्वास। बहुत अच्छी बात है, आपकी वो चेहरे पे, आपकी बातों पे वो कन्विक्शन मुझे दिख रहा है। आई एम श्योर कि आप एक बहुत ही शानदार ऑफिसर के रूप में साबित होंगे, एक सिविल सर्वेंट जो रियली जो एक्सपेक्टेशन वो पूरा करेंगे आप। लेकिन एक जर्नी है यक्ष, उसके फ्यूचर एस्पायरेंट्स के लिए आपके लिए बहुत इंस्पायरिंग होगा। तो आपकी जितनी सक्सेस स्टोरी देखने में तो लगता है कि आज सेलिब्रेशन हो रहा है कि चारों ओर देख रहे हैं यक्ष को याद कर रहे हैं कि, पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे पास्ट में जो कहेंगे कहाँ लगे हुए हो, टाइम ख़राब कर रहे हो, अपना क्यों करियर दांव में लगाए हुए, ऐसे सारे फेजेस आपसे गुजरे होंगे, राइट। तो उस समय अपने आप को मोटिवेटेड रखना, क्योंकि आप 3 एग्ज़ाम दे चुके हैं, 3 में से पहले 2019 का एग्ज़ाम आपने दिया, उसमें क्या रिजल्ट था आपका? सर, पहले अटेम्प्ट में तो प्रीलिम्स नहीं हुआ। उसके बाद 2020 के एग्जामिनेशन में आप इंटरव्यू तक पहुंच गए, मेंस हुआ इंटरव्यू में, और तीसरे में आपने फाइनली 6th रैंक ले लिया। हाँ। तो अपने आप में, लेकिन तीनों साल में जो 2 फेलियर्स हैं उसमें कोविड का भी टाइम था, तो साधारण नहीं रहा होगा। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि कई मोटिवेटिंग फैक्टर भी आए होंगे, वो क्या थे और अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा आपने? सो देखिए, जब सिलेक्शन नहीं होता है तो बहुत डिमोटिवेशन होता है, ये रियलिटी है। हमें खुद के ऊपर डाउट होने लगता है कि यार हम कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या हम वर्थ भी हैं सिविल सर्वेंट्स बनने के लिए। हमारे दोस्तों का सिलेक्शन हो रहा है बट हमारा नहीं हो रहा है, हमारा तो प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है, तो बहुत डिमोटिवेशन होता है, सेल्फ डाउट होता है। बट यहाँ पे ज़रूरी ये चीज़ है कि सबसे पहले तो निगेटिविटी को बाहर रखना ज़रूरी है। जो लोग डिस्करेज करते हैं आपको, उनसे दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को आप में विश्वास है कि आप कर लेंगे, उन लोगों से ज़्यादा बात करें, वो लोग आपको मोटिवेट करते हैं। मुझे तो लगता है कि यूपीएससी की पूरी जर्नी में कॉन्फिडेंस बड़ा ज़रूरी है हमको, कि हम यार कर लेंगे हम। और मोटिवेशन बनाए रखने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम वो चीज़ याद रखें कि हमने क्यों सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। व्हाई इज द वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो मोटिवेशन अंदर से हमारे आएगा, जो इंटरनल मोटिवेशन होगा, मुझे लगता है वही सस्टेन कर सकता है। आउटर मोटिवेशन तो 2, 4, 1 महीना या 2-4 दिन के लिए ऐसा रहेगा, फिर वापस से मोटिवेशन डाउन हो जाता है। बट जो अंदर का मोटिवेशन है, सस्टेन वही कर सकता है। और दूसरा, थोड़ा सा प्रैग्मेटिक भी हमको होना पड़ता है यूपीएससी की जर्नी में। अब देखिए, बहुत सारे बच्चों का जल्दी सिलेक्शन हो जाता है, पर बहुत सारे बच्चों को स्ट्रगल करने के बाद, जैसे मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, चौथे अटेम्प्ट में भी जाके होता है। तो यहाँ पे हमको ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि एग्ज़ाम का नेचर ऐसा है कि फेलियर्स मिलते हैं,
हो सकता है कि अगर मैं पहले 2 अटेम्प्ट में फेल हुआ हूँ, अगले में मेरा रैंक आया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं डिजर्विंग नहीं था। Right. या जो लोग फेल होते हैं पहले अटेम्प्ट में, दूसरे में, तीसरे में, ये बिल्कुल नहीं समझना है कि हम वर्थ नहीं है, हम डिजर्विंग नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम का नेचर ऐसा है, इतनी सारी स्टेजेस, इतने सारे पेपर्स, कहीं पे भी थोड़ा सा भी फॉल्ट अगर इधर उधर हुआ तो हम एकदम बाहर हो जाते हैं, वापस से शुरू करना पड़ता है। तो जो एग्ज़ाम का नेचर है उसको समझना ज़रूरी है, इंटरनल मोटिवेशन बनाए रखना ज़रूरी है, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट की बहुत ज़रूरत है, पीयर ग्रुप ऐसा हो, दोस्त तुम्हारे ऐसे हों जो एनकरेज करें कि यार तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है, तुम कर लोगे। निगेटिविटी से दूर रहना बड़ा ज़रूरी है सर। हाँ, ये सब चीज़ें रहेंगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप हाई रहेगा, मोटिवेशन अपने आप बना रहेगा, पढ़ाई अपने आप होगी। पहले सबसे पहले तो रैशनलाइज करना, सेंसर करना जरूरी है कि हमारा जो पीयर ग्रुप्स हैं और जो लोग हैं हमारे अराउंड वो पॉजिटिव है या नहीं। ये तो एक प्रोवर्ब है, फेलियर्स आर पिलर्स ऑफ सक्सेस, राइट। मैं चाहता हूँ कि इस प्रोवर्ब को ध्यान रखते हुए अपनी तीनों अटेम्प्ट की कहानी थोड़ा संक्षेप में बताइए, क्या फेलियर्स कैसे पिलर्स बना आपके लिए। सर जब हम फेल होते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं हम लोग। जिन लोगों को जल्दी सक्सेस मिल जाती है, मुझे लगता है कि वो हर्डल्स इतने पार नहीं करके उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो थोड़ा कम रहता है। बाकी जो लोग फेल होकर आगे बढ़ते हैं उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा रहता है। अभी जैसे अगर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता तो मुझे यूपीएससी का इतना एक्सपीरियंस नहीं होता जितना अभी 3-4 साल की प्रिपरेशन के बाद है। तो फेलियर्स मिलते हैं। मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, प्रीलिम्स नहीं हुआ, डीमोटिवेशन बहुत हुआ। बाकी मेरे बहुत सारे दोस्तों का प्रीलिम्स निकल जाता था, मेंस देते थे। सेकंड अटेम्प्ट में जब मैं इंटरव्यू दिया, मेरे जो भी लोग मेरे कांटेक्ट में थे, बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ, बट मेरा नहीं हुआ। तो कहीं से अंदर सेल्फ डाउट था कि यार शायद ना कर पाएँ। तो फेलियर से तो एक तो बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। पहली चीज़ तो ये सीखा है सर कि फेल होने के बाद भी अपने आप को कंसिस्टेंट कैसे रखना है। जो फेलियर मिले हैं उससे कोप अप कैसे करना है। एक बार गिर गए, वापस से उठ के दोबारा से चलना है। दोबारा से फेल होंगे, दोबारा गिरेंगे, दोबारा से उठ के चलना है। और जो गलतियाँ की हैं पहले अटेम्प्ट में, उनसे ज़रूर सीखना है कि अगर प्रीलिम्स नहीं हो रहा है तो ये जांचें परखें कि प्रीलिम्स क्यों नहीं हुआ है। क्या हमारी पढ़ाई में कहीं कमी है, क्या हमने गलत तरह से एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया है, प्रीलिम्स में टाइम मैनेज नहीं कर पाए, जो भी चीज़ें। मेंस में फेल हुए तो ये देखना है कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स कम रहे, क्या हमने कहीं जो एनरिचमेंट होता है अपने आंसर्स का वो नहीं किया, स्ट्रक्चर नहीं था आंसर्स में। इंटरव्यू में फेल हुए, कम मार्क्स आए, तो सेल्फ एनालिसिस बड़ा ज़रूरी है कि कहाँ पे मिस्टेक्स हैं। यहाँ पे मैं ये ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि यूपीएससी का जो प्रोसेस है उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट करें और ये ना सोचें कि यार यूपीएससी तो एग्ज़ाम ऐसा है। हाँ, मैंने डाउट उसी पे डाउट करने लग गए। वो उससे कोई बेनिफिट होगा नहीं। वो तो एकदम मुझे तो लगता है फ्यूटाइल डिस्कशन है कि वो जो लोग रिफॉर्म करने वाले हैं, जिनको रिफॉर्म में इंटरेस्ट है, वो लोग करें, बट एज ए एस्पायरेंट, क्योंकि हमको तो एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो यूपीएससी की प्रोसेस पे डाउट ना करते हुए, उसको क्रिटिसाइज़ ना करते हुए, जिस तरह का प्रोसेस है उसके हिसाब से अपने आप को ढाल के आगे बढ़ें। तो ये बड़ा ज़रूरी है सर। एडेप्टेबिलिटी इम्पॉर्टेंट जो है उसी को फेस करना, ना कि चाहे कि यूपीएससी को चेंज करे तो हमारा सक्सेस मिल जाए, ये भावना ना लाए। अपने जो फेलियर्स हैं उनसे सीखना है। जैसे मैं तो बताना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर मेरा इंटरव्यू में काफ़ी कम मार्क्स आए थे, तो मैंने काफ़ी एनालाइज़ किया खुद को कि कहाँ पे कमी है। जैसे मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी कम था, तो मैंने उस कॉन्फिडेंस के लिए लोगों से, जैसे मैं इंग्लिश में देता था, इंग्लिश में बात करना, उनको उसके स्ट्रक्चर में बात करना, शीशे के सामने खड़े होकर बोलना, ज़्यादा मॉक इंटरव्यूज़ देना। जो भी गलतियाँ उसको सुधारें, आगे बढ़ें। हो सकता है सुधार ना हो, मेरे साथ नहीं हुआ इंटरव्यू में, कम मार्क्स फिर भी आए मेरे, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने उससे सीखें ना और क्रिटिसाइज़ करें लोगों को, यार इस बार का यूपीएससी ने पेपर ऐसा बना दिया, पेपर वैसा बना दिया। तो प्रोसेस पे ट्रस्ट रखें, प्रोसेस को क्रिटिसाइज़ ना करें, क्योंकि उससे माइंड में नेगेटिविटी आती है। राइट बहुत। हाँ, तो फेलियर से सीखें और आगे बढ़ें। हर हालत में एक पॉजिटिव आउटलुक का होना बहुत आवश्यक है कि आप अपनी आउटलुक को किस तरह से मैच कर रहे हैं कि जो है उसको देखें, ना कि आप पूरा हवा का डायरेक्शन चेंज करने की सोचें। रादर यू शुड जस्ट नो हाउ टू नेविगेट इन द विंड जो आपके सामने से आ रहा है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी है उसमें से सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हम क्या लें। आप इंजीनियर हैं, बैकग्राउंड इन सिविल इंजीनियरिंग का, और आपने सब्जेक्ट रखे ऑप्शनल सोशियोलॉजी, ठीक है। तो हाउ टू सिलेक्ट एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, वो थोड़ा बताइए कि उसमें किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, और आपने सोशियोलॉजी क्यों लिया।
सर देखिए, ऑप्शनल लेने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तो इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो ऑप्शनल आप कोई भी अगर एस्पायरेंट है वो ले लेगा पर सस्टेन नहीं कर पाएगा, उसको डेप्थ में नहीं पढ़ पाएगा, उसको इंटरेस्ट नहीं होगा तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान नहीं देगा, वो ऊपर ऊपर से पढ़ के सोचेगा यार एग्जाम निकल जाए बस किसी तरह से, तो शॉर्टकट लेने की कोशिश करेंगे। बट जब इंटरेस्ट होता है तो ज़्यादा किताबें पढ़ने का मन करता है, लंबे समय तक पढ़ने का मन करता है। और ऑप्शनल तो सर काफ़ी कुछ महीने पढ़ना ही पड़ता है, कोई भी ऑप्शनल हो 4-5 महीने तो कम से कम मांगता ही है, इतना तो डिमांड रहता ही है। तो ये इतने लंबे समय तक पढ़ना और डेप्थ में पढ़ना इंटरेस्ट के साथ उस ऑप्शनल को, उसके लिए पहले से उसमें रुचि होना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शनल में कोई भी सब्जेक्ट उठाएं उसमें रुचि का होना, इंटरेस्ट होना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद कुछ और चीज़ें होती हैं जो शायद देखनी चाहिए, मैंने तो देखा था, जैसे कि गाइडेंस कितना अवेलेबल है। हो सकता है जैसे मैंने अभी कोई ऑप्शनल ले लिया बट मुझे वो समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि क्या मुझे गाइड करने के लिए कहीं पे कुछ अवेलेबल है इस तरह का, क्या मेरे पास मटेरियल है इतना जो यूपीएससी के जो सिलेबस है उससे मैच करके मैं तैयारी कर पाऊँ। पता चले कि किताबें अवेलेबल नहीं है, या फिर मेरा ऐसा मीडियम है, मेरा हिंदी मीडियम है, कोई और मीडियम है, मुझे तो उस मीडियम में किताबें ही नहीं मिल रही हैं। तो ये जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं कि गाइडेंस कितना अवेलेबल है, मटेरियल कितना अवेलेबल है, उस लैंग्वेज में अवेलेबल है कि नहीं है, और टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है कि नहीं है उसकी, ये सब चीज़ें ज़रूर सोचनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट भी होगा उसमें तो और गाइडेंस नहीं मिला और ज़रूरत है तो आप दिक्कत हो सकता है, उसमें मटेरियल नहीं मिला तो पढ़ेंगे क्या फिर। और जैसे आपने बोला कि मैंने कैसे चूज़ किया, जब मैं कॉलेज में था तो मैंने इलेक्टिव्स काफ़ी लिए थे ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट्स में। राइट। मुझे कुछ एक तो नया पढ़ना था सर, मुझे सिविल मैंने पढ़ लिया था, उसमें मैंने अच्छा स्कोर किया था, वहाँ पे सीपीए अच्छा था, बट मुझे कुछ नया पढ़ना था। और सिविल में मुझे इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ऐसा इंटरेस्ट नहीं था कि आप मुझे बस सिविल में ही रहना है, तो मुझे नया पढ़ना था। सारे जब सब्जेक्ट्स देखे तो उसमें सोशियोलॉजी अच्छा लगा, एक तो काफ़ी प्रैक्टिकल सिलेबस था उसका, सीनियर से भी बात किया, बताया कि इसका बाकी जीएस में भी थोड़ा यूज़ होता है, इजी है, थोड़ा कम टाइम डिमांडिंग है, कुछ महीने में तैयार कर सकते हो। तो इंटरेस्ट प्लस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स दोनों को लेके कंबाइन करके तब ऑप्शनल हमको चूज़ करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ऑप्शनल चूज़ करना वन ऑफ द चैलेंजिंग टास्क है, और अच्छे से ऑप्शनल चूज़ करें तो यूपीएससी की जर्नी आसान हो जाएगी। अगर कोई ऐसा ऑप्शनल ले लिया जिसके साथ आप सस्टेन ना कर पाएँ तो सिलेक्शन सर बहुत मुश्किल हो जाता है, वो बोझ बन जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगा उसका। मैं तो लकी था कि मुझे तो लगता है कि मैंने मेरे हिसाब से, मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से एक अच्छा ऑप्शनल चूज़ किया था, और मुझे कभी रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने गलत ऑप्शनल चूज़ कर लिया। तो आपके बातों से जो निकल के जो मेन पॉइंट आया कि इस ऑप्शनल के सिलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना। दूसरी चीज़ है कि ये भी देखना जरूरी है कि क्या उसमें गाइडेंस, सपोर्ट या कोचिंग जो भी अवेलेबल है वो है या नहीं है, कि यदि रिक्वायरमेंट पड़ी तो हम क्या रिलेवेंट बुक्स हैं या नहीं है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यदि थोड़ा बहुत बैकग्राउंड है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप तैयार कर सकते हैं। अभी आपकी बातों से एक बड़ी इंपॉर्टेंट आई, जो स्टूडेंट को लगता है कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। आपने क्या कहा, अभी 4 से 5 महीने तो देने पड़ेंगे, इसका मतलब है कि दैट इज़ द मैक्सिमम लिमिट यू आर टॉकिंग, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर मैं यहाँ पे ये भी बोलना चाहता हूँ कि अगर हमको ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो हमें डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। राइट। मैंने सोशियोलॉजी लगभग 6 महीने के आसपास पढ़ा है, और जितना ज़्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे मार्क्स उतना ज़्यादा आएगा। अगर सोचे कि यार सोशियोलॉजी में 6 महीने की जगह मैं 3 महीने में पढ़ूंगा, सर फिर मार्क्स फिर एवरेज नहीं, यक्ष आपने 6 महीने भी यदि आप देखेंगे, स्टूडेंट को ये फियर होता है कि शायद कई साल पढ़ेंगे तब हम ऑप्शनल क्रिएट कर पाएंगे, तो वो शायद यूनिवर्सिटी के स्टाइल में सोचते हैं। बट आपने मैक्सिमम बाउंड्री भी मैक्सिमम लेके गए तो आप 6 महीने कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई नया सब्जेक्ट भी लेकर के आप 6 महीने के अंदर अच्छा कर सकते हैं। 4-5 महीने 6 महीने तो हो जाता है। दैट इज़ गुड इनफ टू प्रिपेयर न्यू से। मैं आपको आपकी बात को एक्सप्लेन करके समझाना चाह रहा हूँ ऑडियंस को कि ये समझें कि आप यदि कोई नया सब्जेक्ट भी ले लें और इंटरेस्ट से लें तो 5 से 6 महीने उसको तैयार करने के लिए काफ़ी हैं आपके। जो जितना ऑप्शनल का मेरे साथ मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, बाकी हो सकता है कुछ ऑप्शनल्स बड़े हों, सिलेबस बड़ा, उनके बारे में मुझे एक्सपीरियंस हाँ नहीं, आप अपने ऑप्शनल के बता रहे हैं। एवरेज नॉर्मली यही लगता है तैयार करने का, लगभग 5 महीने 6 महीने। हाँ, जो पहली बार कंसीडर कर रहे हैं या चाहते हैं कि लें सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट, उनके लिए कहाँ से स्टार्ट करें, और कुछ खास स्टैंडर्ड बुक्स जो आप सजेस्ट करना चाहें तो बताइए। देखिए सर, यहाँ पे ये है कि अगर किसी का बैकग्राउंड है सोशियोलॉजी में तो उसको आसानी से चीज़ें वो रिलेट कर सकता है, समझ सकता है चीज़ें। बट अगर किसी का बैकग्राउंड नहीं है, उसको चीज़ें समझने में दिक्कत हो रही है सोशियोलॉजी में, तो कहीं से गाइडेंस ले ले।
वो सबसे बेस्ट रहेगा, एक फाउंडेशन बन जाएगा। उसके बाद अपनी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें और शॉर्टकट्स ना लें। सोशियोलॉजी में भी बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि ये छोटी बुक है, आप इसको पढ़ लो, आप इस टॉपर के नोट्स पढ़ लो, तो उससे जो हमारी समझ होती है उसमें डेप्थ नहीं आती है। तो शॉर्टकट लेने की बजाय, शायद हो सकता है किसी का शॉर्टकट लेने से हो जाए, पर उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। हो सकता है कि वो एक सिंगल एनेक्डोट हो जिसका कि शॉर्टकट लेने से सिलेक्शन हो जाए। तो डेप्थ में पढ़ना ज़रूरी है। उसके लिए हमको जो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स होती है उनको करना ज़रूरी है। अब रेफरेंस बुक्स जो मैंने पढ़ी सोशियोलॉजी के लिए, जैसे एक हरलम्बोस बुक आती है, बहुत फेमस बुक है सोशियोलॉजी। बड़ी फेमस बुक है। उसके बाद जो थिंकर्स होते हैं हमारे पेपर 1 में, उसमें मैंने रिडजर से किए। जो इग्नू का कंटेंट आता है बड़ा लूसिड लैंग्वेज में और बहुत सिंपल लैंग्वेज में होता है, वो भी मैंने फॉलो किया। उसके बाद जैसे ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आती है, जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं, जो डेफिनेशंस होती हैं, जो टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी हो क्लियर, हाँ, उनको क्लियर करने के लिए डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड या पेंगुइन की। उसके बाद पेपर 2 की बात करें तो जैसे बी के नागला किताब है, और पीसी जैन और एसएल दोषी सर की एक बुक है रूरल सोशियोलॉजी के ऊपर। उसके बाद वीना दास मैम की बुक है, उसमें इनफॉर्मल सेक्टर का एक चैप्टर है हमारे यहाँ पे, एक टॉपिक है, वो बड़े अच्छे से दिया हुआ है। कानितकर की बुक है, उसमें पॉपुलेशन रिलेटेड। इग्नू बहुत अच्छा सोर्स है पेपर 2 के लिए। उसके बाद एक नितिन सांगवान सर की बुक आती है, वो शॉर्ट में उन्होंने सब कुछ कवर किया है। अगर कोई टॉपिक रह जाता है या कोई लूप होल रह जाता है, कोई गैप रह जाता है तैयारी में, तो वहाँ से कवर हो जाता है। तो इन सब को पढ़ के आराम से, पूरा एकदम स्टैंडर्ड बुक्स हैं। बस यही है पॉइंट कि बुक्स पढ़ें, शॉर्टकट लेने की कोशिश ना करें। और बुक्स में मतलब अभी जो बात करें बड़ी इंटरेस्टिंग है कि किस चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंस किस में है उसको ध्यान दें। सिर्फ बुक्स भी खत्म करने के लिए या पूरा पूरा कवर करने के लिए? बुक्स तो सर सेलेक्टिवली करनी पड़ती हैं। अब जैसे हरलम्बोस बुक है, वो बहुत इतनी मोटी बुक है, वो थिक बुक है, बहुत छोटा छोटा लिखा है। वो पूरी कवर करेंगे तो शायद 6 महीने में वो भी कवर हो पाए। तो सेलेक्टिवली पढ़ना है सर कि चैप्टर क्यों से चैप्टर चाहिए जो आपका सिलेबस की रिक्वायरमेंट है। चैप्टर भी, वो चैप्टर में भी चूज करना पड़ेगा कि हमारे सिलेबस में क्या है, किस एरिया से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है, बहुत सेलेक्टिवली पढ़ना पड़ता है। अब हम फिर वापस इस पॉइंट पे आते हैं कि जब एक स्टार्ट करना है, मान लीजिए कोई आज 2023 के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है ना, उसके लिए हम कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं आपके एक्सपीरियंस से। तो वेल बिगन इज हाफ डन, ठीक है ना, ये पुरानी कहावत है। इसको ध्यान में रखते हुए बताइए कि हाउ टू स्टार्ट वेल फॉर दिस एग्जामिनेशन। सर, इस एग्जामिनेशन के लिए मुझे लगता है जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है एक अच्छा फाउंडेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। तो जो लोग स्टार्ट करने का सोच रहे हैं 25, 26, 27, या जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में 23 देना है, 24 देना है, उनको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जितना स्ट्रॉन्ग वो फाउंडेशन रखेंगे उतना ही सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, वो सोशियोलॉजी में ही नहीं, शॉर्टकट्स कहीं भी लेना फेटल हो सकता है। मुंह के बल गिरेंगे अगर शॉर्टकट्स लेंगे। तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखें, चीज़ों को समझना ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्चुअल क्लैरिटी, एकदम टू द पॉइंट हमको पता होने चाहिए। कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए। फैक्ट्स याद हो ना हो, वो बाद में भी याद हो सकते हैं, बट कंसेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। पता होना चाहिए कि मानसून होता है तो कैसे काम करता है। जो फैक्चुअल चीज़ें हैं कि किस महीने में आता है, कौन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं, वो सब अलग की बात है। कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि मानसून ऐसे काम करता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस उसको ऐसे इन्फ्लुएंस करते हैं, अल नीनो उसको ऐसे इन्फ्लुएंस करता है। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो जो लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं, फाउंडेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सब, इन पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। स्टैटिक पार्ट बहुत ही अच्छे से करें, क्योंकि करंट अफेयर जितना भी होता है उसी पे बिल्डअप होता है। तो फाउंडेशन अपना स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ें। जो उनका पहला अटेम्प्ट आने वाला है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। इसमें कई बार बच्चे जो स्टूडेंट हैं सिलेबस को, क्वेश्चन को इग्नोर कर जाते हैं स्टार्टिंग में, तो उसके बारे में आप क्या करना चाहेंगे कि हाउ मच दे शुड बी केयरफुल अबाउट द सिलेबस एंड द क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर्स? सर, ये गलती मैंने भी किया। मुझे आप समझ आया कि ये, मैंने इसलिए सवाल पूछा चूंकि स्टार्टिंग में ये गलतियाँ हो जाती है। सर, मैंने तो अपने थर्ड अटेम्प्ट तक भी ये गलती किया कि मैंने क्वेश्चंस और सिलेबस को बहुत अच्छे से एनालाइज नहीं किया। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अभी हमें समझना तो पड़ेगा कि एग्ज़ाम या यूपीएससी किन एरियाज़ पे फोकस करता है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। अगर हमको कोई बुक पढ़ना है, अगर हमको लक्ष्मीकांत बुक पढ़ना है, तो हमको ये तो समझना पड़ेगा ना कि पॉलिटी से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। अगर हमें पता होता है कि कोई क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, कहीं बुक में हमको उसका अच्छा इंट्रोडक्शन मिल सकता है, अच्छा डेटा कुछ मिल सकता है, अच्छे आर्टिकल्स मिल सकते हैं, तो PYQs बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रीलिम्स मेंस दोनों में, इंटरव्यू में भी ट्रांसक्रिप्ट जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो PYQs की बहुत ज़्यादा महत्वता है यहाँ पे।
और प्रीलिम्स के लिए तो स्पेशली बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितना डाइसी और अनसर्टेन है आजकल, तो सर 2-4 क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं। राइट। और जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जैसे नेशनल पार्क्स होता है वो पूछते ही पूछते हैं, तो वो सब पहले से तैयार करके रखें। तो PYQs बड़े ज़रूरी हैं सर। एक टाइम मैनेजमेंट इज ए वेरी बिग फैक्टर। लोगों को लगता है कि सब कुछ छोड़ के 12 घंटे 15 घंटे 16 घंटे पढ़ेंगे तो IAS बनेंगे। आप अपने अनुभव से कैसे अपने टाइम मैनेज किया और कितने एवरेज वर्किंग आवर्स सिर्फ स्टडी एंड देन बैक स्टडी जिसको कहते हैं, थोड़ा कैजुअल रूटीन में भी कैसे किया, वो जरा आप शेयर करिए। सर वैसे तो 10-12 घंटे तो शायद फिजिबल हैं, पर 14 घंटे 16 घंटे तो मुझे लगता है कि एफिशिएंसी के साथ पढ़ना बहुत मुश्किल है सर। हम एकदम एग्जॉस्ट हो जाएंगे, 2 दिन पढ़ेंगे फिर 1 हफ्ते का गैप आ जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाते हैं ज़्यादा पढ़ने में। तो जितना भी पढ़ें, 8 घंटे 9 घंटे जितना भी पढ़ें, उसको प्रोडक्टिवली पढ़ें, उसका आउटपुट मिलना चाहिए। उसमें सिर्फ रिचुअल्स परफॉर्म ना करें कि एक पढ़ने का एक रिचुअल है, हमको एंड का नहीं पता, बस हमको पढ़ते जाना है, रीडिंग मारनी है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा है, हमको कोई मतलब नहीं, सिर्फ बुक कवर करनी है। ये फेटल है। नंबर ऑफ आवर्स जितने भी हों उसका आउटपुट आना बहुत ज़रूरी है। अगर 4 घंटे भी पढ़ें तो जितना पढ़ा है वो समझ आना ज़रूरी है। ये 4 घंटे आपके बेटर हो सकते हैं, कोई 12 घंटे पढ़ रहा है सिर्फ रीडिंग मारने के लिए, समझ कुछ नहीं आ रहा है उसको। तो जितना भी पढ़ें, 8 घंटे पढ़ें 7 घंटे पढ़ें, जितना जिसकी कैपेसिटी है पढ़ने की। कोई लोग का सिटिंग जो स्पैन होता है वो ज़्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है। तो आउटपुट पे ध्यान रखें, प्रोडक्टिविटी पे ध्यान रखें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं मेरा पर्सनली बताऊं तो मैं जब फर्स्ट अटेम्प्ट में था तो मैंने बहुत काम किया था अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। मैं PYQs ज़्यादा मैं नहीं किया था, जो एक मिस्टेक था। बट मेरा ध्यान रहता था कि जो भी मैं पढ़ रहा हूँ उसको बहुत ज़्यादा समझ के पढ़ना है। तो मुझे इंटरेस्ट भी आता था पढ़ने में, तो 8-9 घंटे में पढ़ता था सर। एवरेज ही मेरा मुझे लगता है 8 घंटे के तो ऊपर ही होगा, हो सकता है 9 घंटे के आसपास भी हो। उसके बाद जब सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में थोड़ा पढ़ाई कम होती है, जैसे कि एवरेज के आसपास लगभग 6 घंटे के आसपास। मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई 6 घंटे पढ़ के निकाले या ना निकाले, ये हो सकता है मैं ज़्यादा पढ़ता तो और ज़्यादा अच्छा होता मेरे साथ। पर यह है कि ऐसा जो बोलते हैं कि 14 घंटे पढ़ना है 16 घंटे पढ़ना है, मुझे लगता है ये तो मिथ है एकदम, इससे एकदम कंफ्यूज। आप कह रहे हैं ज़्यादा अच्छा पढ़ते ज़्यादा होता है, तो आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से जो आप साइंटिफिकली जो डूएबल है वो आप बहुत अच्छे ढंग से बता रहे हैं कि 6 से 8 घंटे का एवरेज भी आपका चल रहा है और कंसिस्टेंसी है, वो इम्पोर्टेंट। अदरवाइज किसी दिन एकदम जैसे टेररिस्ट टाइप का, किसी दिन बहुत ज़्यादा फिर गायब हो जाए टाइप का होना, दैट इज द टेररिस्ट अप्रोच कहना है। बाकी जिसको जितना, पॉइंट ये है सर, प्रोडक्टिवली कंसिस्टेंटली आप जितना ज़्यादा पढ़ पाएँ उतना बेटर है, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है। अगर कोई 6 घंटे पढ़ रहा है तो 6 घंटे पढ़े, किसी के अंदर 8 घंटे पढ़ने की हिम्मत है 8 घंटे पढ़े। एफिशिएंसी से पढ़े, कॉन्सेंट्रेट करके पढ़े, जितना भी पढ़ें, मैक्सिमम तो पढ़ ही सकते हैं सर, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाएँ उतना पढ़ें, बट कंसिस्टेंसी प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ें। मतलब कि सिर्फ वही रीडिंग ना मारे। अपने एंग्जाइटी और एंग्जाइटीज में स्टूडेंट नॉर्मली ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि सोने पे ही कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, सोते ही नहीं, एफिशिएंसी डाउन होती है, डिमोटिवेशन का कारण बन जाता है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी नींद को आपने किस तरह से पूरा किया और पढ़ाई के साथ साथ बैलेंस करते हुए कि वहाँ क्या आपने कॉम्प्रोमाइज़ आपने भी नींद में की या आपने बैलेंस करते हुए काम किया? सर मैंने तो कॉम्प्रोमाइज़ कभी किया नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर हम लोग कम सोते हैं, जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है, अगर उससे कम सोते हैं तो चीज़ें फिर समझ नहीं आती हमको। जो एफिशिएंसी आनी चाहिए पढ़ाई में वो एफिशिएंसी नहीं आती है। तो सोना बहुत ज़रूरी है। अब किसी के लिए हो सकता है वो 8 घंटे की ज़रूरत है, किसी को हो सकता है 7 घंटे, किसी को हो सकता है 9 घंटे। मैं तो काफ़ी ज़्यादा सोता था, और जब ज़्यादा सोते हैं, ज़्यादा मतलब एक लिमिट से ज़्यादा। स्लीपिंग टाइम कितना था आपका करीब? तो मैं तो 8 घंटे से भी ज़्यादा सोता था, लगभग एवरेज भी 9 घंटे के आसपास होगा। मैं ये नहीं बोला सबको 9 घंटे सोना चाहिए, वो तो जिसकी जितनी बॉडी की नीड है, लगभग बॉडी को रिक्वायरमेंट जितनी है, आप आराम से रेस्ट में चले गए। ओवर स्लीपिंग भी बेकार है, उससे भी, ओवर स्लीपिंग से भी कुछ फ़ायदा नहीं होता है। बट एक ऑप्टिमम स्लीप लेना बड़ा ज़रूरी है सर, क्योंकि हम लंबे समय तक हमें को सस्टेन करना है। अब UPSC का ऐसा है कि मिनिमम 1-1.5 साल तो लगना ही लगना है, और उसमें सस्टेन करने के लिए अच्छी नींद तो बहुत ज़रूरी है। नींद के साथ साथ जैसे प्रॉपर डाइट और उसके बाद रेस्ट एंड एक्सरसाइज, क्या इसका भी बैलेंस आपने ध्यान रखा? सर मैं एक्सरसाइज तो बहुत ज़्यादा नहीं कर पाया, बट डाइट और नींद का मैंने ध्यान रखा सर। और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है प्रिपरेशन के टाइम पे।
Hello everyone, my name is Himanshu Jain and I have secured rank 4th in UPSC Civil Service Examinations 2019. I have given my mock interviews in Chanakya IAS Academy and the panelists there were from diverse background. It was really helpful and helped me during my interview preparation. I also talked to the members personally, individually after the interview about my weak points. So it was a really wonderful experience and has helped me achieve this great rank. अब थोड़ी सी प्रीलिम्स की जो स्ट्रैटेजी है, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के, आपने 3 प्री दिए, पहला प्रीलिम नहीं भी हुआ आपका, 2 बार आप क्वालिफाई किए, फिर फाइनली सिलेक्शन हो गया। तो कुछ खास बातें जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन पे ध्यान रखना चाहिए जो क्वालिफाई करने में मददगार हो, वो क्या हो सकती है? सर, सबसे पहली चीज़ तो ये है, जैसे मैं पहले भी बात कर रहा था, अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्चुअल क्लैरिटी। जब वो होती है तो प्रीलिम्स आसान लगने लगता है, क्योंकि जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, जितने भी आए, 10 आए 20 आए, अलग की बात है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो ठीक होंगे ही होंगे। उसके बाद जो हम एजुकेटेड गेसिंग करते हैं, उस पर जो तुक्केबाजी करते हैं, वो आसान हो जाता है अगर हम अंडरस्टैंडिंग होती है। हम चीज़ों को इंटर रिलेट करके कहीं से थोड़ा सा भी इधर उधर से जुगाड़ लगा के आंसर्स निकालने में हम सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहती है। दूसरा ये कि हमको वहाँ पे पेपर देना कैसे है, उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, उसके लिए टेस्ट लगाएं ज़रूर। मैं अपने दूसरे और तीसरे अटेम्प्ट में टेस्ट नहीं लगा पाया था और मुझे उसका रिग्रेट भी है। तो पेपर देना कैसे, कितने राउंड्स में पेपर करना, एक राउंड ज़रूरी है, एक राउंड में कितने क्वेश्चंस करने, वो सब चीज़ें उसमें देखना पड़ेगा जब हम टेस्ट सीरीज़ देते हैं। हमारी रीडिंग स्पीड जो होती है वो इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि आजकल पेपर काफ़ी लेंदी आने लगा है। जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जब टेस्ट होते हैं कुछ गलतियाँ लगती हैं कि यार ये सब्जेक्ट हमारा वीक रह गया है, वो सब भी हमें पता चल जाता है। और अल्टीमेटली जो जिस एनवायरनमेंट में वहाँ पे पेपर हमको देना है, उसको सिमुलेट करने की कोशिश करें, वो बहुत ज़रूरी है। और स्टैटिक के जो अपने कंसेप्ट्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा क्लियर रखें, ये बहुत ज़रूरी है सर प्रीलिम्स में। और एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भी गलतियां काफ़ी स्टूडेंट कर डालते हैं। सारी तैयारी की लेकिन पता चला वहाँ जाके गलतियां कर दी, तो उसके बारे में भी कुछ अपनी टिप्स देना पसंद करेंगे आप? सर, सबसे पहले तो चीज़ ये है कि अगर वहाँ पे गलतियाँ कम करनी है तो बाहर से प्रैक्टिस करके जाएं। टेस्ट पेपर्स लगाएं, जैसे कि OMR भरना है, पहले से प्रैक्टिस कर लें उसको, OMR वहाँ पे गलत ना भरें, क्वेश्चंस को सही से पढ़ना, छोटी छोटी डिटेल पे ध्यान देना, ये सब चीज़ें पहले से प्रैक्टिस हमको करनी पड़ेगी। और जब एग्ज़ाम के दिन अपना कॉमन सेंस लेके जाएं पूरा, और अच्छे से, जैसे आपने पहले बताया ना, नींद लेके जाएं पूरा, अपने दिमाग को खुला रखें वहाँ पे, ये बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे एरियाज से आते हैं या ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको ना पता हो, उसमें आप खुला दिमाग, कॉमन सेंस, जितना भी आपको नॉलेज है, जितने भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों को लेके, उससे आंसर्स बन जाते हैं। रेस्टफुल माइंड हो, मतलब पूरा अलर्टनेस तभी बनेगी। हाँ, हड़बड़ाए ना पेपर देते हुए, हड़बड़ाने से फिर गड़बड़ हो जाती है। एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, एक अलर्टनेस के साथ दें तो एग्जाम में अच्छा हो। आपको सेकंड हाईएस्ट मार्क्स है जनरल स्टडीज़ में, मेंस में। बहुत बड़ा अट्रैक्शन होगा स्टूडेंट को जानना कि आप 6th रैंकर हैं, लेकिन ऑल इंडिया में आप सेकंड हाईएस्ट मार्क्स आपका जनरल स्टडीज़ में है। तो सबसे पहले तो यही बताइए कि कितने नंबर आए आपको जनरल स्टडीज़ में, पेपर वाइज एक बार आप बता दें ऑडियंस को। सर, मेरा टोटल मेंस का स्कोर 879 है, और जितना मुझे पता है अभी तक वो शायद सेकंड हाईएस्ट है। हो सकता है कोई और हो, तो हो सकता है 3rd या 4th हाईएस्ट हो जाए। GS में मेरा 464 है, पेपर 1 में 113, 2 में 126, 126, 3 में 99 और पेपर 4 एथिक्स में 126। SA में मेरा 130 है और सोशियोलॉजी ऑप्शनल मेरा 285 है, 137 + 148। तो GS में अच्छा करने के लिए स्पेशली आप क्या कहना चाहेंगे कि जनरल स्टडीज में एक अच्छा बैलेंस मार्क्स लाएं आप, और जो कि बहुत बड़ा मार्क्स होता है, 1000 मार्क्स जनरल स्टडीज़ का है, तो वो क्या करना चाहिए लोगों को? सर, उसके लिए तो अल्टीमेटली हमको आंसर राइटिंग सीखना पड़ेगा। आंसर्स लिखने कैसे हैं, नॉलेज तो हमारे पास है, हमने इतना पढ़ लिया है, 1-2 साल जितना भी हम पढ़े हैं, नॉलेज है हमारे पास, कंटेंट है। अब उस कंटेंट को प्रेजेंट करना है वहाँ पे, उस पर हमें काम करना पड़ेगा। जैसे कि हमको जो लिखना है रेलेवेंट लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, जो पूछा है उसी का जवाब देना है, डायग्राम्स बनाने हैं, डेटा से सब्सटेंशिएट करना है, इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, कंक्लूजन रेलेवेंट होना चाहिए। ये सब चीज़ों पे हमको काम करना पड़ेगा वहाँ पे। जो भी आंसर में लिखना है उसको क्लैरिटी के साथ लिखना है, तो आंसर राइटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा मेंस में अच्छे मार्क्स लाने के लिए।
उसके साथ साथ जो थोड़ी सी चीज़ें हैं जो हम बोलें कि एक अच्छा आंसर लिखने के लिए जो प्री रिक्विजिट होंगी या जो उसके लिए ज़रूरी चीज़ें, प्राइमरी चीज़ें, जैसे डेटा होता है, हमको डेटा याद करना पड़ेगा। मेन से पहले कंपाइलेशंस आते हैं, डेटा यहाँ वहाँ से याद कर ले और उस डेटा को वहाँ पर रिलेवेंट बना के उसको इस्तेमाल करें। उसके अलावा डायग्राम्स की पहले से प्रैक्टिस कर ले। अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि आप वहाँ पे किस तरह से लिखने वाले हैं। आपने जो भी स्ट्रक्चर सोचा है कि मैं इंट्रोड्यूस ऐसे करूँगा, डेटा को ऐसे लिखूँगा या फिर डायग्राम्स ऐसे बनाऊँगा, उनको पहले से प्रैक्टिस कर लें और अपनी स्पीड जो है उस पर काम करें कि आपको 2 पेज कैसे भरने हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन में, या आपको सारे पेजेस कैसे भरने हैं, सारे क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, आपको कितना टाइम लग रहा है, आप 3 घंटे से 3.5 ले रहे हैं या 2.5 घंटा ले रहे हैं, वो टाइम मैनेज करना पहले से सीखें। मैंने कम किया था आंसर राइटिंग, रिग्रेट है मुझे उस चीज़ का, बट बाकी लोगों को मैं ये सजेस्ट करूँगा कि मेरे एक्सपीरियंस से कि आंसर राइटिंग थोड़ा ज़्यादा करें। लिखना अल्टीमेटली मेंस में तो सारा आंसर राइटिंग के ऊपर। राइटिंग मेक्स वन परफेक्ट। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। बिल्कुल, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि कंटेंट को बिल्कुल ही छोड़। ये बिना कंटेंट के तो सर ऐसा है कि बिना फाउंडेशन की बिल्डिंग बनेगा नहीं। कंटेंट के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। स्ट्रक्चर पहले बना लें, कंटेंट पहले बनाएं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हुए सिलेबस को ध्यान करते पॉइंट इकट्ठा करें, प्रैक्टिस करते चलें। आपको एसे में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। एसे के बारे में स्पेशली मैं आपसे जानना चाहूँगा। 2 एसे लिखने होते हैं और आजकल तो फिलोसफिकल लाइन ही दे करके दोनों एसे लिखने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या किन बातों को ध्यान रखना चाहिए लिखने के लिए? सर मैं फ्रैंकली बताऊं तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं किया था ऐसे का। ऐसा डेडिकेटेड होके कोर्स तैयार करना, ये सब मुझे लगता है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल तैयारी थी मेरी ऐसे की। बट जितना मैंने मेरे एक्सपीरियंस से सीखा वहाँ पे ऐसे लिखने का, जैसे इस बार तो फिलोसॉफिकल ऐसे थे और एक फिलोसॉफिकल तो आता ही आता है, राइट। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि हम टॉपिक को समझें कि टॉपिक की डिमांड क्या है। उस टॉपिक को अगर फिलोसॉफिकल है या जीएस का भी है, उसको सही से इंटरप्रेट करें, सही दिशा में उसको इंटरप्रेट करें। उसके बाद एक एक वर्ड पे ध्यान दें, जो टॉपिक है उसका एक एक वर्ड पे ध्यान दें कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल वर्ड है, इज है वर्ड में कि वॉज है, क्योंकि इन सबसे कंटेक्स्ट बदल जाता है एकदम ऐसे पूछने का जो उसका टॉपिक होता है। उसके बाद जो भी लिखना है वो रिलेवेंट लिखना है। मतलब अगर मैं मेरे एस्से के बीच में से भी कोई पैराग्राफ उठा लूँ या कोई पेज उठा लूँ तो वो जो टॉपिक में पूछा है सीधा उससे रिलेट होना चाहिए। चीज़ें हैफेजार्ड ना हो, वहाँ पे एकदम प्रॉपर फ्लो हो। जो पैराग्राफ्स है उसके बीच में लिंकेज हो, थोड़ा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मतलब रिलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पहले से तैयार करके चले गए, ऐसे सारा कोई भी आया और उसी को लिख डाला वहाँ पे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट उस ऐसे कि उसके हिसाब से करें। रिलेवेंसी बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि ऐसे 10-12 पेज में हमको लिखना होता है तो हम लिखते लिखते फ्लो में ऐसा लिख देते हैं जो रिलेवेंट नहीं है। उसके लिए पहले से एक स्ट्रक्चर बना लें कि हमको इस पॉइंट पे लिखना है और मल्टी डायमेंशनल लिखने की कोशिश करें। क्योंकि एक मल्टी डायमेंशनल से क्या मतलब आपका? सर जैसे पॉलिटिकल डायमेंशन हो गया, इंटरनेशनल डायमेंशन हो गया, सोसाइटी का डायमेंशन हो गया। तो जैसे इस बार का अगर मैं एग्जांपल लूँ, एक बेटर प्रैक्टिस इसके ऊपर था। ऐसा क्वेश्चन था कि देयर इज़ ऑलवेज अ बेटर प्रैक्टिस टू बेस्ट प्रैक्टिस। ऐसा था कि कोई भी प्रैक्टिस बेस्ट नहीं होती है, समय के साथ चेंज होने में उसमें और सुधार होते हैं। इसको मैं ऐसा इंटरप्रेट किया था। तो पॉलिटिकल स्फेयर में किस तरह की चेंजेज आ रहे हैं और बेस्ट प्रैक्टिसेस पहले मानते थे, मैंने तो इसको एंशिएंट हिस्ट्री से लेके फिर मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री ऐसे करके इसको तोड़ के उसमें लिखा कि पहले पॉलिटिक्स में ये प्रैक्टिसेस को बेस्ट मानते थे, पर बेस्ट में भी और बेटर होती गई। जैसे हम पहले जो फ्यूडलिज्म था वो उस टाइम के हिसाब से शायद बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती हो, फिर कैपिटलिज्म आया, अभी मार्क्स साहब बोलते हैं कि हमें तो कम्युनिज्म ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह से सोसाइटी में भी पहले पर्दा सिस्टम को लोग एक्सेप्ट करते थे, सोचते होंगे कि यही बेस्ट प्रैक्टिस है। रिफॉर्म्स हुए, बेटर प्रैक्टिसेस आई, तो सारी डायमेंशंस में तोड़ के लिख दें। इन ए वे इट इज कॉल्ड लैटरल अप्रोच। वर्टिकल के साथ साथ एक काइंड ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एंड लैटरल अप्रोच ऑफ थिंकिंग, वो इम्पोर्टेंट है। जो सारे अपने जीएस के सब्जेक्ट्स हैं उसी के बेस पे लिख दे, उसमें एथिक्स भी डाल दे, पॉलिटिक्स भी डाल दें, गवर्नेंस डाल दें, सिविल सोसाइटी, जो भी डालना है हमको। मकसद भी यूपीएससी का यही है कि जब कि आप इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ें ताकि आप एज ए स्पेशलिस्ट नहीं, बट कि आप जो भी मुद्दा है लाइफ में, कोई भी मुद्दा एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिर्फ नहीं होता, उसके कई डायमेंशंस होते हैं। सामने दिखता है कि वो सब्जेक्ट का प्रॉब्लम है, लेकिन उससे रिलेटेड उसके डायमेंशन अलग होते हैं। तो दोनों वर्टिकल लैटरल अप्रोच होना है। हाँ, बिल्कुल, आप ये बहुत कहना जरूरी चाहिए। बहुत अच्छी बात। यक्ष इंटरव्यू जो है, आप 2 इंटरव्यू दे चुके हैं, राइट? आप सिविल सर्विसेज स्पेशलिटी टेस्ट में क्या बोर्ड चाहता है, आपको क्या अनुभव रहा? सर ये तो मुझे नहीं पता कि बोर्ड क्या चाहता है,
ये मुझे पता है कि मेरे एक्सपीरियंस से क्या चीज़ें शायद में बेटर करता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो भी हमारे व्यूज़ हैं उनको क्लियरली एक्सप्रेस करना है एकदम। जहाँ पे स्टैंड लेने के लिए बोला जाए स्टैंड लें, एम्बिगुअस ना रहें अपने आंसर्स में कि हमको हर जगह पे मध्यम मार्क लेना है। अगर पूछा गया क्या तुम करोगे नहीं करोगे, सिंपल स्टैंड लो, या तो आप करोगे या नहीं करोगे। दूसरा, आंसर्स में स्ट्रक्चर होना चाहिए और अल्टीमेटली जब हम बोलें तो कॉन्फिडेंस हो, जितना डेफ में लिखा है वो प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हो, जो डेफ में लिखा गया है उस पर इन डेप्थ हमको पता होना चाहिए। मैं तो काफ़ी सारी मिस्टेक्स किया हूँ और उसकी वजह से 150 मार्क्स भी लेके बैठा हूँ अभी। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाए कि डेफ में जो लिखे, जो आपने किया है वही लिखे, उनको जो लिखा है उनको बढ़िया से प्रिपेयर करें। जो क्लीशे क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है डेफ से, उनको पहले से प्रिपेयर करके जाएँ, कॉन्फिडेंस हाई रखें, प्रैक्टिस कर लें पहले से बोलने का, और अल्टीमेटली स्ट्रक्चर सही से करके ज़्यादा ऐसा एक्सट्रीम व्यूज़ ना रखें, उसमें एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी के साथ जाएं, एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी के तौर पे वहाँ पे जाएं तो अच्छे मार्क्स आएंगे। वेरी नाइस। अब आपसे मैं चाहूँगा कि कुछ पॉइंट्स फॉर्म में जो अपनी ओर से ऑडियंस को बताना चाहते हैं वो आप बताएं कि किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई और आपके जैसे बढ़िया रैंक लेने के लिए। सर, सबसे पहले तो है कि जो हमको काम करना है पूरी प्रिपरेशन के टाइम पे, अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी, जो भी पढ़ रहे हैं उसको बहुत बढ़िया से समझ के पढ़ना है। उसके लिए चाहे थोड़े रिवीजन कम हो, बट रीडिंग मारने की बजाय समझ पे हमको काम करना है। शॉर्टकट्स बिल्कुल नहीं लेने हैं, जो स्टैंडर्ड चीज़ें पढ़नी है वो पढ़नी है। ऐसा नहीं कि लक्ष्मीकांत की बजाय किसी के नोट्स उठा लिए, क्या लक्ष्मीकांत के तो 1/4 है, सारा सार तो इसमें आ ही गया है। ऐसा शॉर्टकट लेना नुकसानदायक हो सकता है बहुत ज़्यादा। ओरिजिनल सोर्सेस से ज़्यादा पढ़ें, है ना? हाँ, अपनी समझ बनाए। सर देखिए, जब हम ज़्यादा पढ़ते हैं, अगर लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो अलग अंडरस्टैंडिंग आएगी। अगर कोई नोट्स होंगे जो लक्ष्मीकांत के 1/4 मटेरियल में होंगे तो उसमें अंडरस्टैंडिंग बन ही नहीं पाएगी। राइट। शॉर्टकट्स लेना डिफ़िकल्ट है। अपना ऑप्शनल बहुत अच्छे से चूज़ करें और बहुत अच्छे से तैयार करें। सारे सब्जेक्ट्स, एथिक्स हो, एसए हो, जीएस का कोई भी ऑप्शनल हो, सबको बहुत बढ़िया से तैयार करें। अगर कोई एक सब्जेक्ट छूट जाएगा, एक टॉपिक छूट जाएगा, उस पर सवाल आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा सिलेक्शन में, फिर अच्छी रैंक नहीं आ पाएगी। सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम दें, बढ़िया से तैयार करें। प्रैक्टिस ज़रूर करें, प्रीलिम्स की भी, मेंस की भी और इंटरव्यू की भी। प्रैक्टिस करना बड़ा ज़रूरी है। और जो भी स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स हैं पेपर की, उनको तो आपको फुलफ़िल करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे मेंस में हमको आंसर राइटिंग करना है तो करना ही है, उसका तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। इंटरव्यू में हमको कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोलेंगे 20-25 नंबर कम आ जाएगा। प्रीलिम्स में आपको 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस करने हैं तो करने ही है। प्रैक्टिस करें उसकी, अपनी खामियां ढूंढें। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आप अच्छे आंसर्स नहीं लिख पाते हैं तो देखें कहाँ गलती कर रहे हैं, उसमें सुधार करें। जो भी चीज़ें डेटा है, डायग्राम से नहीं बना पा रहे तो उसमें सुधार करना ज़रूरी है। और कॉन्फिडेंस हाई रखें। कहीं पे अगर छोटा मोटा फेलियर भी मिलता है, टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं आ रहे, तो उससे डीमोटिवेट ना हो। अपना मोटिवेशन हाई रखें, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रखें। और सबसे ज़रूरी चीज़, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहे, अच्छे लोगों के साथ रहें, जो पीयर ग्रुप अच्छा हो आपका और जो आपको मोटिवेट करें। अल्टीमेटली इन सब चीज़ों के चलते ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना रखें इधर उधर की मटेरियल में कन्फ्यूज़न है, ये स्ट्रेटेजी उसने बोल दिया उसमें कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न बिल्कुल ना रखें, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, जो पढ़ रहे हैं बस सही पढ़ रहे हैं। अच्छे लोगों के बीच रहें जो आपको मोटिवेट करें, जो आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करें। बस इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखें शॉर्ट में तो सर जर्नी ईजी है। बहुत अच्छा है, आपने सारी बातों को पॉइंट फॉर्म में समझाया। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आपकी ऑडियंस हैं, जो फ्यूचर एस्पायरेंट्स हैं, इससे काफ़ी फ़ायदा उठाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे और अपनी स्ट्रैटेजी खुद अपना डेवलप कर पाएंगे। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस प्रोग्राम और शेयरिंग एवरीथिंग वेरी ट्रूथफुली एंड ऑनेस्टली। Thank you, God sir. bless you. Thank you. Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.